जय हिंद विद्यार्थियों हम व्यवहारिक व्याकरण में शब्द और पद पढ़ रहे हैं आजकल, जिसमें हमने अपने स्थापना दिवस से पहले जिस शब्द और पद को जाना था और अर्धवार्षिक परीक्षाओं से पहले जिस शब्द और पद को जाना था, वही चीज़ हम पुनः आगे बढ़ा रहे हैं व्याकरण में, ताकि हमें ये विषय पूरी तरह भली भांति समझ में आ जाए। तो विद्यार्थियों, हमने अभी तक जो पढ़ा है वह है शब्द, यानी कि शब्द क्या, भाषा की मूल सार्थक इकाई शब्द है। ऐसी सार्थक इकाई जिसका कोई अर्थ होता हो वह शब्द है। पद, जब हम शब्द को वाक्य में प्रयोग करते हैं तब वह शब्द पद बन जाता है। और पदबंध, जिसके बारे में हमने जाना था, अर्थात जब हम किसी शब्द के आगे कुछ पदों का बंधन करते हैं और उसको वाक्य में प्रयोग करते हैं, उसकी विशेषता गुण आदि का बखान करते हैं, तो वो पदबंध बन जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, मोहन सामने वाले मैदान में खेलता है। ठीक है, एक उदाहरण यहाँ पर है। अब हम मोहन की कुछ विशेषता और या जैसे यहाँ पर इस वाक्य में जैसे मैदान की विशेषता है कि सामने वाले, ठीक है, मोहन मैदान में खेलता है, सीधा वाक्य बनता है। अब इसमें जो मैदान शब्द है उसके आगे पदों का बंधन किया गया है। सामने वाले, मोहन सामने वाले मैदान में खेलता है। इसको हम और बढ़ा सकते हैं, मोहन सामने वाले बड़े मैदान में खेलता है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इसकी विशेषता में और चार चांद लगा दिए। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं पदबंध। और पद आप समझ ही रहे हैं, जैसे मैं कहूँ मोहन एक शब्द है और खेलता दूसरा शब्द है, मैदान तीसरा शब्द है। इन सबको एक साथ एक ही वाक्य में फिरोना व्याकरणिक नियमों के अनुसार वो क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। मोहन मैदान में खेलता है, तो हमने क्या किया, इन सारे वाक्यों को एक ही सीक्वेंस में ला करके रख दिया, तो वो क्या कहलाए, हमारे पद। और पदबंध क्या कहलाए, एक ही वाक्य का सविस्तार करना पदबंध कहलाया। जैसे यहाँ पर एक वाक्य और दे रखा है, बराबर के कमरे में रहने वाला आदमी छत से गिर गया। ठीक है, वाक्य तो केवल इतना था कि आदमी छत से गिर गया, लेकिन कौन, बराबर के कमरे में रहने वाला आदमी, बराबर के कमरे में रहने वाला, ये क्या हो गया, उस आदमी का पदबंध हो गया। यानी कि आदमी को हमने जिस चीज़ के साथ जोड़ा है वह क्या है, उसकी विशेषता है। यहाँ पर अलग अलग विशेषताओं को दर्शाने का, वो विशेषता संज्ञा के साथ जुड़ी है तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। तो इस तरीके से संज्ञा के साथ जुड़ करके वो पद का बंधन किया गया है। तो बराबर के कमरे में रहने वाला, ये क्या हो गया, इसका और ज़्यादा विश्लेषण हो गया। तो वही चीज़ कहलाता है हमारा पदबंध। तो आपको पदबंध भी समझ में आ गया था। अब है पद और पदबंध में अंतर आप समझ ही गए हैं कि पद छोटा सा होता है, पदबंध बड़ा होता है, जिसमें और चीज़ों की भी विशेषता बताई जाती है। जैसे उदाहरण यहाँ पे दे रखा है, मोहन सोता है, तो मोहन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, पद है। और इसके बाद पदबंध क्या हो गया, सोहन का भाई मोहन सोता है, तो सोहन का भाई, तो ये इतना हमने क्या किया, इसको हमने और विस्तारित किया। तो यहाँ पर सोहन का भाई जो मोहन है वह संज्ञा पद का कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर वो क्या कहलाएगा, पदबंध कहलाएगा। अब आगे हम अपने टॉपिक को बढ़ाते हैं। आगे है शब्द और उसके जो भेद हैं, शब्दों के क्या भेद होते हैं, ये हमने पहले भी कई वीडियो में पढ़ा है, अलग तरीके से पढ़ा है। आज फिर नए तरीके से सीखते हैं, क्योंकि ज़िंदगी यही है, सीखना सिखाना ही ज़िंदगी का नाम है। तो हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और इसको और आसानी से सीखने का प्रयास करते हैं। वैसे तो हमने पढ़े थे
अर्थ के आधार पर, स्रोत के आधार पर शब्दों के जो भेद होते हैं उनको हमने जाना था। तो वही चीज़ का वर्गीकरण जो किया गया है उसको हम आज फिर से पढ़ते हैं। स्रोत के आधार पर, या इसको हम कह सकते हैं स्रोत या इतिहास के आधार पर जो शब्दों का भेद है वो क्या है, 4 प्रकार से है। सबसे पहले हम एक प्रकार पढ़ रहे हैं, स्रोत या इतिहास के आधार पर। स्रोत या इतिहास, इसके आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण है वो क्या है। पहला वर्गीकरण है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा है आगत। तो यहाँ पर अलग अलग इनके आधार दिए गए हैं, तो इन आधारों को हम भली भांति समझ सकते हैं। तो जो पहला है वो क्या है, तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है आगत। तो यहाँ पर जिन प्रकारों को दिया गया है इसमें तत्सम जो है, तत्सम की जो क्वालिटी है वो क्या है कि ये संस्कृत भाषा से लिए जाते हैं। तत्सम, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सम है, सम शब्द और संस्कृत शब्द आपस में मिल रहे हैं। तो इस चीज़ को अगर हम ट्रिक के हिसाब से अगर हम इसको सीखना चाहें तो हम इसको आसानी से सीख सकते हैं। ट्रिक के हिसाब से सम और संस जहाँ पर आ रहा है वहाँ पे संस्कृत वाले होंगे। देखो तद्भव में तो सम नहीं आ रहा है, लेकिन तत्सम में सम आ रहा है। तो सम यानी कि समान, संस्कृत भाषा के समान हम ऐसा समझ लेते हैं। तो जो शब्द तत्सम वही शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, जैसे वायु, नारी, सत्य, छात्र, समुद्र आदि। तद्भव वो शब्द हैं जो शब्द संस्कृत भाषा के शब्दों से बिगड़कर हिंदी में प्रचलित हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। ठीक है ना, संस्कृत भाषा से ये बिगड़ गए, यानी कि हमने इनको, और हिंदी में ये प्रचलित भी हैं। थे ये संस्कृत के शब्द थे, लेकिन उनको लोगों ने तोड़ा मरोड़ा और सरल बनाने का प्रयास किया। तो वो क्या हो गया, हमारे अपनी भाषा के शब्द बन गए। तो जैसे हमने स्वप्न था, स्वप्न संस्कृत का शब्द था, उसको बोलना थोड़ा सा कठिन था तो उसको सपना कर दिया। दुग्ध, दुग्ध बोलना लोगों के लिए कठिन हुआ तो उसको उन्होंने दूध बना दिया। वैसे ही जल, उसको बोलना कठिन हुआ तो उन्होंने उसको पानी बना दिया। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने अपने सुविधा के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया, तो यहाँ पर तत्सम कौन से कहलाएंगे, तत्सम शब्द तो कहलाएंगे जो संस्कृत से लिए गए हैं। तद्भव जो हमने संस्कृत के शब्द जो बिगड़ करके हमने हिंदी की भाषा में प्रचलित हो गए, वो शब्द कहलाते हैं हमारे सब तद्भव। अब है देशज और आगत। देशज शब्द कौन से हैं, जो स्थानीय शब्द, जो शब्द जो है क्या, स्थानीय पदार्थ या रूप या स्थानीय भाषा बोली के जो शब्द होते हैं वो सब कहलाते हैं देशज शब्द, जो स्थानीय बोली, जैसे पेट, खिचड़ी, चीनी, यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये स्थानीय भाषा के शब्द हैं, या विभिन्न बोलियों के शब्द भी हम कह सकते हैं इनको। विभिन्न बोलियों के शब्द भी हैं जो हमारी स्थानीय बोलियाँ हैं। ठीक है, जैसे पहाड़ के लोगों की हमारी स्थानीय बोली, जैसे यहाँ पर कुमाऊनी है, तो कुमाऊनी के कुछ शब्द जो हम हिंदी भाषा में बोलते हुए प्रयोग में लाते हों, तो वो सब देशज कहलाएंगे। तो आप समझ रहे होंगे कि जो शब्दों का वर्गीकरण किया गया है वो इसी आधार पर किया गया है, जिसमें स्थानीय बोली के आधार पर या स्थानीय शब्दों का जहाँ पर समावेश होता है, जिस भाषा के ऐसे शब्द जो स्थानीय बोली के हिसाब से प्रयोग में लाए जाते हों, तो वहाँ पर वो हमारे शब्द क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। अब आगत में क्या है, देशज का ठीक उल्टा आगत। आगत में क्या है, ये तो स्थानीय बोली है, अब ये क्या है, विदेशी बोली, जो यहाँ पर से नहीं लिए गए हैं, जो हमारे भारत की अपनी हिंदी या संस्कृत बोली के शब्द नहीं है, या भारत में जो अन्य बोलियाँ प्रचलित हैं उनके शब्द नहीं है, ये बाहर की भाषाओं से आए हुए हैं। जब बाहर के आक्रमणकारियों ने हम पर आक्रमण किया, तो उस दौरान जिन शब्दों का समावेश हुआ, उनके साथ जब हम बातचीत करते थे, हमारे बातचीत करने का लहजा और उनके बातचीत करने का तरीका, तो ये सारे शब्द जो हमारे प्रयोग में आए, चाहे लहजा शब्द हो या तरीका शब्द हो, तो ये शब्द क्या थे, हमारे उपयोग में आए,
ये सभी उपयोगी शब्द हमारे आगत कहलाए। ये सब विदेशी शब्द भी इनको कहते हैं। आगत को विदेशी भी कह सकते हैं या विदेशज भी बोलते हैं। तो देशज और विदेशज भी बोल सकते हो या इसको आगत बोल सकते हो। तो आगत जैसे स्कूल, बटन, आलू, गरीब, किताब, लाश इत्यादि जो शब्द हैं ये सब आगत शब्द हैं। ये अलग अलग भाषाओं से आए हैं। कौन कौन सी? कुछ शब्द हैं जो अंग्रेजी भाषा से आए हैं, कुछ अरबी से, कुछ फारसी से, कुछ तुर्की से, कुछ पुर्तगाली से, कुछ फ्रांसीसी से इत्यादि। इन भाषाओं से ये जो शब्द आए हुए हैं तो ये सब क्या है? हमारे आगत शब्द हैं। तो ये थे हमारे शब्दों का भेद। पहला स्रोत के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर। अब इस रचना के आधार पर जो शब्दों का भेद है, हालांकि आप ये सब पढ़ चुके हैं पहले भी। रचना के आधार पर मैंने आपको बताया था कि जो शब्द हैं वो कौन कौन से हैं। मैंने इनको विस्तारित नहीं बताया था, केवल मैंने आपको ये बताया था कि ये शब्द ये हैं और ये शब्द ये हैं। यानी कि जो हमारे स्रोत के आधार पर 4 प्रकार होते हैं, मैंने ये बताया था। लेकिन प्रकारों में क्या क्या होता है ये आज बता रहा हूँ आपको। वैसे ही रचना के आधार पर भी हमारे 3 प्रकार हैं। आपको मैंने बताया था वीडियो में, पहली वीडियो में भी बताया था और आपको लाइव क्लास के माध्यम से भी समझाया था, जिसमें सबसे पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है पहला है रूट शब्द, दूसरा है यौगिक, तीसरा है योग रूट। तो यहाँ पर जो रूढ़ है, रूट शब्द जो है, यहाँ पर आप रूट शब्द आराम से समझ सकते हैं कि ये ऐसे शब्द हैं जिनको हम, ये शब्द क्या हैं जो हमारे ऐसे शब्द, इनका हम सार्थक खंडन नहीं कर सकते। यानी कि अगर हम इनको अलग करेंगे तो दोनों का मीनिंग नहीं बनेगा, वो दोनों का अलग अलग मीनिंग नहीं होगा। ये केवल अक्षरों में कन्वर्ट हो जाएंगे, अक्षरों में बदल जाएंगे या बिना मीनिंग के शब्द बनेंगे। तो जिनको हम तोड़ते तो हैं लेकिन वो अर्थ नहीं बनता हो, जिनको तोड़ने के बाद किसी प्रकार का अर्थ ना निकले वो कहलाते हैं रूट शब्द। जैसे यहाँ पर उदाहरण दे रखा है सोना, पानी या लोहा। सोना को आप तोड़ेंगे तो सो एक बनेगा, ना एक बनेगा। सोना, सो एक और ना एक, पा एक और नी एक। तो यहाँ पर क्या है, सो का कोई अपने आप में अर्थ नहीं है, ना का कोई अपने आप में अर्थ नहीं है। इनको मिलाने के बाद ही सोना एक शब्द बना, पानी दूसरा शब्द बना, लोहा तीसरा शब्द बना। तो ऐसे सार्थक खंडन, इनके सार्थक खंडन नहीं किए जा सकते हैं इसीलिए, और ये ना ही पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे पर ये निर्भर हैं, इसीलिए इनको रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है ना। रूट शब्द को हम मूल भी बोलते हैं। ऐसे शब्द जो हमारे जड़, रूट का मतलब क्या होता है? जड़, जो जड़ से हमें प्राप्त हों, ऐसे शब्दों को हम रूट शब्द बोल सकते हैं। तो यहाँ पर रूट शब्दों के बारे में बताया गया है, इनका सार्थक खंडन नहीं होता। यौगिक शब्द क्या हैं? ये शब्द जो हैं हमारे, जब इनका हम खंडन करते हैं तो इनका अर्थ निकलता है। ठीक है ना। और इनके मिलाव से कुछ नया शब्द बन जाता है। ठीक। तो यहाँ पे हम, जैसा यहाँ पर बताया गया है कि उपसर्ग और प्रत्यय, तो उपसर्ग और प्रत्यय, या यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है कि उपसर्ग, जो शब्द किसी उपसर्ग या प्रत्यय या किसी अन्य शब्द के योग से बनते हों, उपसर्ग के योग से भी बनते हों या प्रत्यय के योग से भी बनते हों या किसी अन्य के योग से बनते हों, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? वे शब्द यौगिक कहलाते हैं। बहुत आसानी सी बात है। अब उपसर्ग में आपको पता होगा कि जो आगे लगते हैं वो उपसर्ग, जो पीछे लगते हैं वो प्रत्यय। तो इनके योग से जो बनते हों, जैसे कृपालु, यहाँ पे उदाहरण दे रखा है। कृपालु में कृपा और आलू, तो आलू क्या है? प्रत्यय है। आलू प्रत्यय जुड़ करके कृपा शब्द में आलू प्रत्यय जुड़ा तो कृपालु बन गया। ये क्या है? यहाँ पर यौगिक शब्द है। निश्वास, निधन श्वास, निधन श्वास, निश्वास। बैलगाड़ी, बैल धन गाड़ी। तो यहाँ पर क्या है? उपसर्ग या प्रत्यय जुड़ करके बनना, या दो अलग अलग शब्द जुड़े आपस में और एक अर्थपूर्ण शब्द बनाए। जैसे बैल और गाड़ी, तो बैल के पीछे गाड़ी को हमने जोड़ दिया तो क्या बन गया? बैलगाड़ी। एक शब्द पूरा बन गया, यानी कि बैलों की जो गाड़ी होगी वो बैलगाड़ी कहलाएगी। तो
यौगिक शब्दों में दो सार्थक शब्द मिलते हैं और ये एक नया शब्द बनाते हैं। और इसके बाद आता है योग रूट। योग रूट जो है हमारा, ये शब्द यौगिक और रूट हमने दो पढ़ा। यौगिक का यौगिक ले लेते हैं, रूट का रूट ले लेते हैं, तो इन दोनों को ही मिला करके ये शब्द क्या बन जा रहा है, योग रूट हमारा जो ये शब्द है आराम से बन जा रहा है। तो योग रूट यानी कि यौगिक शब्द किसी विशेष, जो यौगिक शब्द है वो किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। जो यौगिक शब्द हैं वो जब हम उसका कोई स्पेशल मीनिंग निकालते हैं तो वो रूढ़ हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर उन्हें योग रूट कहा जाता है। आप ये बात समझ रहे होंगे, जब हम किसी यौगिक शब्द को का मीनिंग या कोई स्पेशल मीनिंग निकालते हैं तो वो रूढ़ हो जाते हैं, तो उनको हम योग रूट शब्द बोलते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि यौगिक और रूट शब्द मिलकर के जो शब्द बनते हैं, यौगिक वाले शब्द और रूट वाले शब्द जब मिलकर के आपस में कोई एक नया शब्द बनाते हैं तो वो योग रूट भी कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए हिमालय, इन्होंने एक शब्द दिया हुआ है, यह यहाँ पर क्या है, हिम और आलय, दो ये शब्द मिलकर के बना है ये। किंतु यहाँ पर क्या है, ये दोनों जब मिला और हिम और आलय जब दो शब्द बना तो इन्होंने एक तीसरे नई चीज़ का उत्पन्न कर दिया। वो क्या, पर्वत का नाम, ठीक है ना। एक पर्वत के लिए इस शब्द को हम प्रयुक्त करते हैं, इसीलिए क्या हो गया, ये हिमालय हो गया, ठीक है। वैसे मिला किस किस से, हिम और आलय से मिलकर के ये शब्द बना। तो यहाँ पर दो रूट शब्द, इसमें रूट शब्द क्या है, इसमें जो रूट शब्द है वो है हिम और आलय शब्द क्या है, यौगिक। तो हिम और इसके साथ जो दूसरा शब्द मिला वो क्या है, आलय। तो ये दोनों जब आपस में मिले तो क्या बन गया, हिमालय बन गया। और हिमालय किसी एक विशेष के लिए हम प्रयोग में लाते हैं, तो ये क्या हो गया, यौगिक और रूट शब्द मिलकर के योग रूट बन गए। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अर्थ के आधार पर और जो इसके बाद अन्य है प्रयोग के आधार पर, इसको हम अगली वीडियो में समझेंगे या अगली लाइव क्लास में समझेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।